नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार। बहुराज्य सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुआ 60% से ज्यादा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 4 चुनावी रैलियां। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। रविवार 4 दिसंबर को होगा मतदान। भारत ने किया संयुक्त राष्ट्र निकाय के भीतर विभिन्न आवाजों को बांटने का हर संभव प्रयास। अध्यक्ष बनने के बाद यूएन में भारत का बयान। यूएन के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत ने की पुरजोर कोशिश। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम और जर्मनी हुई बाहर। जापान, स्पेन, क्रोएशिया और मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सरकार की योजना 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की है, जिनमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल हैं। आगामी सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना और दंत चिकित्सक कानून 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग स्थापित करने और भारतीय नर्सिंग परिषद कानून 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है। सत्र के दौरान छावनी विधेयक 2022 एक और मसौदा कानून है, जिसे पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के उद्देश्यों में छावनियों में जीवन की सुगमता को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में पुराना अनुदान विनियमन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र निकाय के भीतर विभिन्न आवाजों को बांटने का हर संभव प्रयास किया है और देश उसी भावना को आगे भी लेकर जाएगा। यूएनएससी की मासिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग किए जाने के 22 साल बाद हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं और यहां तक कि बातचीत का भी अभाव है। Over the last 2 years of our membership of the Council, I can say with confidence that we have been shouldering responsibilities well and making every effort to bridge the different voices within the Council so as to ensure that the Council itself speaks in one voice as far as possible on a variety of issues. अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार भारत निर्वाचित यूएनएससी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। परिषद में भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होगा। 14 और 15 दिसंबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सुधारित बहुपक्षवाद और वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण और आगे बढ़ने की दिशा में परिषद में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने गुरुवार को औपचारिक रूप से इंडोनेशिया से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक, जलवायु परिवर्तन और महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों का इन सब चुनौतियों का एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है।
भारत की G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से के हमारे साथी देशों के परामर्श से आकार दिया जाएगा, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स विषय पर अपने संबोधन में कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, समतामूलक स्वास्थ्य समाधान सहित तात्कालिक महत्व के उन विषयों पर समूह के सदस्य देशों का समर्थन जुटाएगा जिसका सामना कोविड के बाद पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। सरकार ने G20 बैठक के मद्देनजर विदेशी प्रतिनिधियों को सुविधा प्रदान करने के लिए 300 टैक्सी, कैब और अन्य गाड़ियों के चालकों को विदेशी भाषा के साथ व्यवहारिक और कौशल प्रशिक्षण दिया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के मूल्यों का समर्थन करता है। इस अवसर पर देश भर में फैले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल समेत केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित 100 स्मारकों को सप्ताह भर के लिए रोशनी से जगमग किया जा रहा है और इन पर इस प्रभावशाली समूह के लोगों को उकेरा गया है। प्रख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी गुरुवार को रेत पर भारत की G20 अध्यक्षता का लोगो उकेरा। केंद्र सरकार ने FM रेडियो चैनलों से अल्कोहल, नशीली दवाओं, हथियारों, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमामंडन करने वाले विभिन्न गीतों का प्रसारण नहीं करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श देते हुए कहा कि ऐसे गीत या नशे और गन कल्चर से संबंधित संगीतमय कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि अनुमति समझौते की स्वीकृति में प्रावधान है कि अनुमति प्राप्त करने वाले को आकाशवाणी द्वारा पालन किए जा रहे कार्यक्रमों और विज्ञापन संहिता को मानना होगा। परामर्श में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर अनुमति समझौते की स्वीकृति में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात में पहले चरण में विधानसभा की 89 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पहले चरण में आने वाली सीटों पर कई नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में वोटिंग की। नर्मदा जिले में सबसे अधिक 73.02% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद तापी जिले में 72.32% मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान होने के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवदार, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल, छोटा उदयपुर और हिम्मतनगर में रैली को गुरुवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के बीच उन्हें गाली देने की होड़ मची है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये राम भक्तों का गुजरात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं, न कि लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बात लिख लीजिए, विपक्ष जितना कीचड़ उछालेगा उतना कमल खिलेगा। छोटा उदयपुर रैली में उन्होंने गरीबी उन्मूलन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकारों के दावों पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में गरीबी बढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने केवल नारे लगाए और कोई ठोस काम करने के बजाय देश को गुमराह किया। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આસ્થા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, શ્રદ્ધા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, એમાં જ મજા આવે છે। ખબર નહીં શું થઈ ગયું છે કોંગ્રેસને। ભાઈ ચૂંટણીઓ હારીએ પણ એમાં માનસિક સંતુલન ગુમાવવાનું કઈ કારણ છે? આ ગુજરાતે મારું જે ઘડતર કર્યું છે ને, ગુજરાતે મને જે સંસ્કાર આપ્યા છે ને, ગુજરાતે જે મને શક્તિ આપી છે ને, એ એમને અખરે છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया। 30 किलोमीटर से अधिक लंबे इस शो में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।
नरोदा गांव से शुरू हुए पूरे रोड शो के दौरान लोग स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। अहमदाबाद की 16 विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरा। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात विधानसभा 2022 के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, कल प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा और आज भी प्रधानमंत्री 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा से जुड़े क्या कुछ अपडेट आपके पास है और आगे कब चुनाव होना है? कि अगला चुनाव तो 5 दिसंबर को होना है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहते जहां की उनकी आवाज़ नहीं पहुंचे और विपक्ष का कोई भी ऐसा सवाल अनुत्तरित नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि जनता के मन में कोई भ्रम पहुंचे। देखिए, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उनकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वे खुद भी उन सारे सवालों का जवाब दें जो सवाल या तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, 27 साल से बीजेपी यहाँ शासन में है और निश्चित तौर पे 27 साल से अगर शासन में है तो कुछ न कुछ असंतोष, कुछ न कुछ गुस्सा होगा, लेकिन 27 साल में लगातार बीजेपी का यह दावा है, कई अन्य लोगों का भी दावा है कि लगातार गुजरात विकसित होता रहा है। इसके विपरीत जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि वो नए डायमेंशन इंट्रोड्यूस करना चाहती है गुजरात में आगे के विकास के लिए। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि गुजरात में उस तरीके से विकास नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये तीनों जो दल हैं बहुत ही कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी देखिए 1 दिसंबर को यहाँ सूरत में या पूरे सौराष्ट्र रीजन में, दक्षिण गुजरात में चुनाव जैसे ही खत्म होता है प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होती है अहमदाबाद में और निश्चित तौर पे लोगों के अंदर एक संदेश जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी सक्रिय है, बीजेपी चुनाव मैदान में काफ़ी तैयार है और लोगों को आकर्षित करने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, थोड़ी सी एक निराशा जरूर हुई है सभी दलों के अंदर कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, ये भी थोड़ा निराशा का कारण है। इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अब लगातार जो आज का समय है और कल दोपहर तक का समय है, शाम 5 बजे तक का, उसमें लगातार वो चुनाव सभाएं करेंगे। बीजेपी के अन्य नेता भी करेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी सभाएं करने वाले हैं, ताकि जो सेकेंड फेज का चुनाव है उसमें कम से कम वोट का परसेंटेज पिछले चुनाव से और आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पे सारी संस्थाएं या चुनाव आयोग हो या सारे दल हो, सभी अपील कर रहे हैं कि चुनाव परसेंटेज बढ़ाइए, लोग आइए, सरकार चाहे जिसकी भी बने लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए। तो यह भी एक प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सारे नेता इस। धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए और साथ ही संसद टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि इस लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियों के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में कोई संशय न रहे और साथ ही वो विपक्षी पार्टियों के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की नागालैंड की यात्रा पर हैं। आज सुबह उपराष्ट्रपति कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कोहिमा वॉर सिमेट्री का दौरा करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति 8वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति ने गुरुवार को हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति की भूमि है और भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने आज से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। अप्रैल में राज्य में G20 की बैठक होने पर दुनिया नागा आतिथ्य का अनुभव कर सकेगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने एक डाक टिकट भी जारी किया। My dear boys and girls, exemplifies women empowerment, and this theme will take us to greater heights. Equal position for women in Naga society is something which rest of India needs to emulate. I would conclude by saying one thing finally. The entire world is looking at us. G20 presidency of Bharat, India,
the largest democracy is a milestone achievement. Our hospitality will be unique. इससे पहले कोहिमा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का असम और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने स्वागत किया। राजभवन में उपराष्ट्रपति ने नागालैंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा दम मतदाताओं को लुभाने में लगा दिया है। दिल्ली के 155 से ज्यादा इलाकों में आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद, नुक्कड़ सभा और इस तरीके की गतिविधियां की हैं। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली नगर आबकारी विभाग ने चुनाव के मद्देनजर आज से रविवार तक दिल्ली में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर यानी कि रविवार को मतदान होना है और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ने से पहले बात करेंगे टॉप 10 खबरों की। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट 2021 के मुख्य साजिशकर्ता को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब के अमृतसर निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को कुआलालंपुर से हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 10 लाख का इनाम भी था। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की एक समिति गठित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश सहित कुछ अन्य भाजपा शासित राज्यों ने हाल ही में इस तरह की घोषणाएं की थीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव शुक्रवार को असम की बराक घाटी में शुरू होगा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 75 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आज से 7 दिसंबर तक इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित घोषित किया था। इसी के तहत राज्य सरकार ने साल 2022-23 में सूखा प्रभावित किसानों को फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपये अधिक प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गुरुवार को राज्य के उन सभी सरकारी विद्यालयों के नाम बदलने का आदेश जारी किया जिनका नाम किसी जाति और बिरादरी के आधार पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में जातिगत अलगाव को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा इंडिया विकलांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार एक समावेशी कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। खेल विभाग की सचिव के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और वाडा एशिया ओशिनिया रीजनल ऑफिस मैनेजर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और लोगों का आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़ें।
अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि व्यापक रूप से हुए अत्याचारों और युद्ध अपराधों के लिए रूस जवाबदेह है। दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस की बैठक के बाद जारी किए गए एक बयान में कहा कि अगर पुतिन युद्ध को समाप्त करने के इच्छुक हैं तो वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। आपको बता दें कि जब से पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया है तब से बाइडेन ने उनसे बात करने का विरोध किया है, जबकि मैक्रों ने पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने गुरुवार को उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी की केंद्रीय समिति के 3 सदस्यों पर देश के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैन लगाया है। ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि वो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के निदेशक और उप निदेशक जॉन इल-हो और यू जिन को उनके व्यापार और संपत्ति के साथ बैन लगा रहे हैं। प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं जब उत्तर कोरिया ने इस साल 60 से अधिक प्रक्षेपणों के साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को रिकॉर्ड गति से बढ़ा दिया है, जिससे वॉशिंगटन और सियोल पर दबाव बढ़ गया है। रूसी गोलाबारी ने गुरुवार को खेरसोन के हाल ही में मुक्त किए गए यूक्रेनी शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली काट दी। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से मॉस्को में ठंड के मौसम में हमला कर बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के अभियान को बहाल कर दिया गया। इस बीच कीव में मेयर विटाली क्लिंचको ने राजधानी के लाखों निवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें सर्दियों के मौसम को देखते हुए पानी और संरक्षित भोजन का स्टॉक करना चाहिए, ताकि हमले से पैदा होने वाली स्थिति को पानी और भोजन उनके लिए मददगार साबित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में नरमी आने के बाद विमान ईंधन के दामों में कल 2.3% की कटौती की गई। कटौती के बाद ATF 1,17,587 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं घरेलू रसोई गैस LPG के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ATF के दाम में कटौती से विमानन कंपनियों को खासी राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी परिचालन लागत में से लगभग 40% हिस्सा ईंधन का होता है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर पारदर्शिता लाना और चेहरा पहचानने की तकनीक को बढ़ावा देना है। सभी पंजीकृत पेंशन भोगी संघों, पेंशन वितरण बैंकों, केंद्रीय मंत्रालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन विशेष शिविरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार के कुल 30,34,000 पेंशनरों ने DLC का सफलतापूर्वक उपयोग किया। देश में GST राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11% बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी। ये लगातार 9वां महीना है जब GST राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सकल GST राजस्व संग्रह नवंबर महीने में 1,45,867 करोड़ रुपए रहा। GST राजस्व अप्रैल महीने में रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दूसरा सबसे अधिक राजस्व अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए रहा था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन के दौरान जापान, स्पेन, क्रोएशिया और मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने कोस्टा रिका को 4-2 से हराया। इसके बावजूद 4 बार की चैंपियन लीग चरण में जीत के बावजूद लगातार दूसरी बार बाहर हो गई है। जापान ने स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों टीमों ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच हुआ मुकाबला बगैर किसी गोल के 0-0 से बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम बाहर हो गई है।
जबकि क्रोएशिया टूर्नामेंट में ज्यादा गोल करने की बदौलत नॉकआउट राउंड में एंट्री पाने में कामयाब रही। वहीं कनाडा के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में मोरक्को टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मोरक्को टीम ने 7 पॉइंट्स के साथ प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस जीत के हीरो हाकिम जीएच और यूसुफ एन नेसरी रहे, जिन्होंने एक गोल दागे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने गुरुवार को अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति की नियुक्ति की घोषणा की है। 3 सदस्यीय समिति में अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक को शामिल किया गया है। अशोक मल्होत्रा ने 7 टेस्ट और 20 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 2 दिसंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 2 दिसंबर साल 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। इस घटना को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2 दिसंबर साल 1971 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का गठन हुआ। अरबी भाषा के शब्द अमीरात का मतलब होता है रियासत। यूएई का गठन 7 अमीरातों को मिलाकर एक संघ के रूप में हुआ। यूएई के गठन से पूर्व ये अमीरात अंग्रेजों के अधीन थे। 7 में से 6 अमीरात आज ही के दिन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बने। ये 6 अमीरात हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क़्वैन और फुजैरह। 7वां अमीरात रास उल खैमान साल 1972 में यूएई के महासंघ में शामिल हुआ। 7 अमीरात मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। 2 दिसंबर साल 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन नेपोलियन को नोट्रे डेम डी पेरिस में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। फ्रांस के अलावा उसने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में शासन किया। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था।